दो सुहागन और 3 विधवा बहुओं में कमरे का बंटवारा। कुसुम अपने 5 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उनके रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। एक ही कमरे में पूरे परिवार का समय कट रहा था। एक दिन, माँ, कल हम तीनों भाई काम की तलाश में गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव? वो तो बहुत दूर है। हाँ माँ, दूर तो है, लेकिन काम की खातिर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो करने के लिए कुछ भी कोई अच्छी नौकरी नहीं है। देखना माँ, अगर हम तीनों का वहाँ काम जम गया तो हम आपको इस छोटे से कमरे से निकालकर महलों की महारानी बना देंगे। हाँ मेरे बच्चों, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जगह बहुत दूर है। माँ सही कह रही है, आप यहीं कहीं आसपास कोई काम देख लीजिए। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम तीनों अब ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं जिसमें टेंशन ही टेंशन हो। अब बस बहुत हुआ। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन वहाँ जाकर कभी भी अपने आदर्शों और संस्कारों को मत छोड़ना। जी माँ। जी माँ। जी माँ। अगली सुबह कुसुम के तीनों ही बड़े बेटे ट्रेन से गुड़गांव के लिए निकल गए। माँ हम तीनों से ही कितना प्यार करती है। सही कहा। और एक हम है जो उन्हें आज तक एक अपने घर का भी सुकून नहीं दे पाई। लेकिन अब देखना, हम सब कुछ बदल देंगे। ट्रेन एक ब्रिज पर से गुजर रही थी। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। ट्रेन पूरी रफ्तार से चलती हुई उस पटरी पर चढ़ गई और वहां से नीचे खाई में गिर गई। सभी पैसेंजर्स वहीं मर गए। जैसे ही ये खबर उड़ती उड़ती कुसुम तक पहुंची, तभी घर में एक कोहराम मच गया। हाय मेरे बच्चे, वापस आ जाओ मेरी आंखों के तारों, तुम्हारी माँ तुम्हें देखने को बेताब है, वापस आ जाइए ना। सभी का घर में रोते रोते बुरा हाल था, लेकिन जो एक बार इस दुनिया से चला गया, अब वो कभी भी लौट कर कहाँ आ सकता था। अब तो बस उनकी यादें ही थीं जो सभी घर वालों के मन में जिंदा थी। इसी तरह काफी समय बीत गया और अब उन तीनों की ही मौत को पूरा 1 साल हो चुका था। ये 1 साल कहाँ को खत्म हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। सही कहा माँ, उनकी यादों में ही पूरा बरस खत्म हो गया। और मैं तो चाहती हूँ कि ये जिंदगी भी बस उन्हें सोचते हुए ही बीत जाए। हमारे पति अचानक ही हमें छोड़कर इतनी दूर चले गए कि हमारा उन तक जीते जी पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है। अब ज्यादा मत सोचो, ये जिंदगी किस्मत वालों को मिलती है। इसे खूबसूरत बनाओ, अच्छी अच्छी यादें जमा करो, सभी की दुआएं लो। तुम तीनों अपने पतियों के जाने के बाद से बहुत अकेली हो चुकी हो, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारा ये अकेलापन किसी तरह से दूर कर दूं। वो कभी दूर नहीं होगा माँ। जानती हूँ तुम्हारे पति की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एक फैसला लिया है, और वो ये है कि मैं तुम्हारे देवरों की शादी कर रही हूँ। सच माँ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या था, कुसुम ने अपने दोनों बेटों राजन और अरविंद के लिए लड़कियां ढूंढी और फिर उनकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक तो उसकी दोनों ही बहुएं नंदिनी और लक्ष्मी सही सही चलती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों से एक बात मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही है। कौन सी बात? यही कि पूरे पूरे दिन तो बाहर धूप में गर्मी में हमारे पति मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से पूरा पूरा फायदा आप सब भी उठाते हो। सही कहा नंदिनी ने, मैं भी इस सबसे अंदर ही अंदर जली मरी जा रही हूँ। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि अब इस कमरे का बंटवारा हो जाए और जो हिस्सा आपका है आप उसमें गुजारा करो और जो हमारा है उसमें हम गुजारा कर लेंगे। देखना मेरे बेटे इस चीज के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। उन्हें होना पड़ेगा। आप शाम को देखना इस कमरे का बंटवारा कैसे होता है। शाम को जब राजन और अरविंद काम से आ गए, तब उनकी बीवियों ने घर में बंटवारे के लिए एक बवाल खड़ा कर दिया और मजबूर होकर उन्हें अपनी माँ से अलग होना पड़ा। इसी तरह से बंटवारा होकर कुछ दिन बीत गए। घर का सारा कीमती सामान, अच्छी अच्छी चीजें सभी नंदिनी और लक्ष्मी के हिस्से में थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुसुम और उसकी विधवा बहुओं की जिंदगी मुश्किल में कट रही थी। माँ जी, आटा तो खत्म हो गया है। अच्छा, मैं शाम तक मंगा दूंगी, अभी चावल बना लो। जी। अपनी बीवियों की खातिर राजन और अरविंद बस दिखावे के लिए अपनी माँ और भाभीयों से अलग हुए थे, वरना वो उनकी हर जरूरत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे थे। ये चारों तो कुछ कमाती भी नहीं है, फिर भी इनके घर में समय से राशन आता है। कैसे? पता लगाना पड़ेगा।
कुछ देर बाद जब शाम हुई तब कुसुम कहीं जाने लगी। नंदिनी भी उसका पीछा कर रही थी। कुसुम एक कारखाने के बाहर रुकी जहां उसके बेटे काम करते थे, और वहां नंदिनी ने देखा कि उसका पति अपनी माँ को राशन का सामान और घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे रहा था। ये लो माँ, अगर पैसे कम लगे तो और ले लेना। ये सब देखकर नंदिनी का खून खौल उठा और वो गुस्से में राजन के पास गई। धोखा दिया आपने मुझे, अब आप देखना। नंदिनी गुस्से से लाल पीली होती हुई अपने घर पहुंची। उसे कुसुम और राजन ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी, और फिर उसके पीछे पीछे जल्दी से कुसुम और उसके बेटे भी पहुंच गए। क्यों किया आपने ऐसा? नंदिनी, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे आप? सुन लो भाभी जी, और तुम भी लक्ष्मी, हम अपनी माँ और भाभीियों का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हमें तुम्हें छोड़ना पड़े। सही कहा अरविंद ने, अगर तुम्हें दोनों को हमारी माँ की मदद करने से दिक्कत है तो तुम हमारी जिंदगी से जा सकती हो। हम तो इस बंटवारे से भी खुश नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा न करते तो तुम इनकी जिंदगी को नरक बना देती। बस इसीलिए हमें यह बंटवारा करना पड़ा, ताकि हमारी माँ और भाभियां सुकून से जी सके। अपने पतियों की बात सुनकर दोनों ही सुहागनें चुप हो गई, लेकिन अभी बंटवारा खत्म नहीं हुआ था। एक दिन नंदिनी और लक्ष्मी दोनों को ही जोर का बुखार हो गया। घर में बस कुसुम और उसकी 5 बहुएं ही थीं। नंदिनी, लक्ष्मी, तुम दोनों को तो बहुत तेज बुखार है, आज तुम आराम ही करना, घर का काम हम संभाल लेंगे। एक जेठानी ने उन दोनों के लिए खाना बनाया, एक ने सफाई की, तो वहीं कशिश और कुसुम उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। अपनी सास और जेठानियों को खुद की इतनी सेवा करते देख दोनों बहुएं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। चलो देवरानी जी, अब जल्दी से ये दलिया खा लो, इसे खाकर तुम एकदम अच्छी हो जाओगी। उन दोनों ने दलिया खाया और जब शाम को उनका बुखार हल्का हो गया तब वो बोली, आपको शुक्रिया भाभी और माँ, हमने आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं माफी किस मुंह से मांगू। मेरी तरफ से भी सेम। कोई बात नहीं, मुसीबत के समय में भी अगर घर वाले काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। आपने ठीक कहा माँ, हम दोनों आज से इस बंटवारे को खत्म करना चाहते हैं, हम भी आपके ही साथ रहना चाहते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी पल पूरे कमरे का बंटवारा खत्म हो गया। शाम को जब राजन और अरविंद घर आए तो उन्होंने घर का एक अलग ही माहौल देखा, जिसे देख वो भी बहुत खुश हुए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। चंचल अपने 2 बेटों के साथ रहती थी और उसके दोनों ही बेटे जवान हो चुके थे। बेटा, आज मुझे तुम दोनों से थोड़ी बात करनी है। जी माँ। देखो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोग भी अपने लिए अच्छी अच्छी संस्कारी लड़कियाँ पसंद कर लो। चंचल की बात सुनकर छोटा बेटा गौतम बोल पड़ा, माँ वैसे मुझे एक लड़की पसंद है। अच्छा, कौन है वो? वो वही मेरे ऑफिस में ही काम करती है। पहले हम दोनों दोस्त थे, लेकिन कैसे समय के साथ साथ मैं उसे पसंद करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। वाह, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। देख बेटा, तेरी बात सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। और तू बता शिव, क्या तेरी भी नजर में है कोई? नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। मेरी शादी किस लड़की से होगी ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोनों ही भाइयों ने अपने दिल का हाल अपनी माँ को बता दिया था। और फिर क्या था, चंचल अपने छोटे बेटे की पसंद पर राजी थी, लेकिन उसे अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढनी थी। इसी तरह से कुछ समय बीत गया और आखिरकार चंचल को एक गांव की सीधी सादी लड़की शिव के लिए पसंद आई। देख शिव, इसे देखकर बता कि ये लड़की कैसी है। माँ, लड़की आपको पसंद आनी चाहिए बस। मेरी पसंद या नापसंद इस मामले में जरूरी नहीं है। फिर भी एक नजर तो डाल ही ले। सरिता का फोटो देखते ही वो शिव को पसंद आ गई और उसने चंचल से सरिता से शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं जानती थी कि तुझे भी ये लड़की जरूर अच्छी लगेगी। माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शिव अपने काम पर चला गया। इसी तरह से देखते ही देखते यूं ही दिन बीत गए और नताशा और सरिता की एक साथ एक ही दिन शादी हो गई। आ जाओ मेरी बहुओं, अब जल्दी से अपने गृह प्रवेश की रस्म करती हुई अंदर प्रवेश करो। दोनों बहुओं ने खुशी से गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। सभी मेहमान भी बहुत खुश थे। बहुओं, अब तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। चंचल की दोनों बहुएं सोफे पर बैठी हुई थीं। नताशा काफी बोल्ड और मॉडर्न स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट का नामो निशान भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ सरिता बहुत ही शर्मीली और सहमी सहमी सी थी। दोनों ही बहू की मुंह दिखाई शुरू हुई। एक औरत ने आकर पहले सरिता को गिफ्ट दिया।
ये लो बहू रानी, अब जरा हमें अपना चेहरा तो दिखा दो। उस औरत के ऐसा बोलने पर भी सरिता ने अपना घूंघट नहीं हटाया। अरे क्या बात हुई चंचल जी, आपकी बहू तो अपना मुखड़ा दिखा ही नहीं रही है। बहू, सरिता बहू, अपना घूंघट उठा ले। नहीं मम्मी जी, हम अपना घूंघट नहीं हटाते हैं, यहाँ पर तो कितने सारे मेहमान हैं। ना बाबा ना, ये तो सब घर के ही हैं, ये कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है। बहू घूंघट उठा ले। सभी के इतना बोलने पर सरिता ने अपना घूंघट उठा लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्माई और घबराई हुई थी। मगर उससे कोई भी मेहमान कुछ भी सवाल करता तो वह बस मुस्कुरा देती। इसी तरह से अब नताशा की मुंह दिखाई की बारी आई। ये ले छोटी बहू, तेरा गिफ्ट। नताशा ने बिना किसी के बोले ही अपना घूंघट ही नहीं बल्कि चुनरी को ही सिर से उतार दिया। आपका शुक्रिया। अरे बहू, ये क्या बात हुई? नई बहू को अपने सर से आंचल नहीं हटाना चाहिए। क्यों क्यों नहीं हटाना चाहिए? नई बहू का आंचल सर से हटना अच्छा नहीं माना जाता। ये सब बस अंधविश्वास है। अरे अगर आंचल सर से हटना अशुभ ही है तो वो बस शादी के दिन ही क्यों, और सिर्फ नई बहू का ही क्यों? फिर तो हर औरत का सर से आंचल हटना अशुभ ही होना चाहिए ना, फिर चाहे वो बुढ़िया ही क्यों ना हो, है ना? नताशा की बात सुनकर वो औरत बिल्कुल चुप हो गई और मुंह बनाकर वहां से चली गई। नताशा को जो कोई भी कुछ भी बोल रहा था वो उसे टेढ़ टेढ़ जवाब दे रही थी। तभी सभी मेहमान दोनों ही बहुओं की बुराई करने लगे। हे भगवान, ये कैसी बहुएं मेरे नसीब में आ गई। एक हद से ज्यादा ही शर्मीली है तो एक कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज की है। अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक औरत आई और बोली, अब वैसे बुरा मत मानना चंचल बहन, तुम्हारी एक बहू तो बिल्कुल पागल है और दूसरी कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। अरे भला शादी के पहले ही दिन कोई दुल्हन अपना आंचल सर से उतारती है? हमने तो यही पहली बार ही देखा है। मैं तो अपनी बहू को लेकर जा रही हूँ। बहना, कहीं ये भी तुम्हारी बहुओं की तरह ना हो जाए। इसी तरह से मेहमानों ने चंचल की बहुओं की बहुत बेइज्जती की, लेकिन चंचल ने ये सब कुछ बस चुप रहकर सहन कर लिया। अगली सुबह दोनों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म थी। दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गईं। नताशा शॉर्ट फ्रॉक में थी जबकि उसकी जेठानी सरिता साड़ी में थी और उसने बहुत लंबा घूंघट भी कर रखा था। आ गई बहुओं, चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर लो। मम्मी जी, क्या मेरा इस रस्म को पूरा करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आज तुम दोनों का जो मन करे वो पकवान बनाना, ठीक है? सरिता बिल्कुल खामोश थी। वो घबराई हुई सी किचन में गई और घूंघट में ही खाना बनाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं तो 2 मिनट में बनने वाली मैगी को भी जला देती हूँ। अब मेरा क्या होगा? एक तरफ नताशा इतनी परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ सरिता बिल्कुल हवा की फुर्ती से सारे कामों को अंजाम दे रही थी और थोड़ी ही देर में उसने सारी की सारी चीजें पका भी दी। वाह जेठानी जी। सरिता नताशा से बात करने में घबरा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नताशा ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बना पाई। वो जो भी बनाती वही या तो खराब बनता या फिर जल जाता। अब बस बहुत हुआ, अब देखना मैं क्या करूंगी। इसी तरह से दोपहर हो गई और दोनों ही बहुओं ने अपना अपना खाना टेबल पर सजा दिया। वाह, मेरी बहुएं तो मास्टर शेफ निकली, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले सभी ने सरिता का बनाया हुआ खाना चखा। वाह, इसे कहते हैं स्वाद, खाते ही खाना मुंह में घुल रहा है। बहू तू तो कमाल का खाना बनाती, ये ले तेरा शगुन। शुक्रिया। इसके बाद सभी ने नताशा का खाना उठाया। ये खाना मुझे नहीं लगता कि ये घर में बनाया हुआ खाना है। बहू सच सच बता। ये तो मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है नताशा। हाँ, ये खाना मेरे हाथ का नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसे बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं बना। जेठानी जी बचपन से ही इन्हीं कामों में रही होंगी, इसीलिए आज ये इन सब कामों को अच्छे से कर पा रही हैं। लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किए हैं, इसीलिए मुझे अचानक खाना नहीं बनाया गया। जो काम ये कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो जेठानी जी नहीं कर पाएंगी। मैं तेरी बात समझ गई बहू, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तू ऑनलाइन खाना ना मंगा पाए, मौसम खराब हो या कोई बड़ा झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाए, तब तू क्या करेगी? अपना पेट भरने के लिए तो कम से कम हमें थोड़े थोड़े तो सभी काम आने ही चाहिए ना। और सरिता, तू भी अगर कभी तुझे घर से बाहर निकलना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो तू क्या करेगी? इसीलिए बहुओं, इंसान के हाथ में जितनी कलाएं हों उतनी ही अच्छी। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है। अपनी सास की बात दोनों ही बहुओं को समझ आ गई। अब नताशा ने सरिता से खाना बनाना सीखना शुरू किया।
अब जेठानी जी क्या करना है? अब इससे आधा चम्मच नमक डालिए। ठीक है। इसी तरह से सरिता भी नताशा से अब पढ़ना लिखना सीख रही थी। देखो भाभी, अब बोलिए थैंक यू। थैंक यू इसका मतलब है आपका शुक्रिया। नताशा ने अब अपनी भाभी का घूंघट भी उतरवा दिया था और अब सरिता में पहले के मुकाबले काफी आत्मविश्वास आ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा भी घर के कामों में अब काफी अच्छी हो रही थी और साथ ही साथ सरिता उसे कम बोलना और थोड़ी नजाकत भी सिखा रही थी। अपनी बहुओं में बदलाव देख चंचल बहुत खुश थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।